उस बालक को देखने के बाद उसका चेहरा चाणक्य के मन मस्तिष्क पर ऐसी छाप छोड़ गया था कि चाणक्य बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। तो जैसे जैसे शाम रात की ओर बढ़ती जा रही थी, जंगल में पक्षियों का शोर थमने लगा था और चाणक्य जैसे ही भोजन समाप्त करके उठे, उन्हें एक बार फिर से वही बालक दिखाई पड़ा। ये तो वही बालक है। अरे ठहरो बालक। क्या आपने मुझे पुकारा? हाँ, मैंने ही तुम्हें पुकारा। कहिए। मैंने तुम्हें वहां राजा का खेल खेलते देखा। तुम सिंहासन पर बैठे बहुत सुंदर दिखते हो, किसी योग्य राजा की भांति। वो मेरा प्रिय खेल है। तो तुमने उस चोर को क्या दंड दिया? मैं उसे चोर नहीं समझता। मेरे विचार से वो चोर नहीं, पीड़ित है। इसलिए तुमने दंड चोर को नहीं, स्वयं को दिया। हाँ। और क्या दंड दिया तुमने स्वयं को? मैंने निर्णय किया कि अब से मैं राजा नहीं बनूंगा। अब हमें किसी और राजा का चुनाव करना होगा। पर क्यों? क्योंकि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति भूखा है, तो मैं स्वयं को एक कुशल राजा कैसे मान सकता हूँ। इसीलिए मैंने सिंहासन त्यागना ही उचित समझा। परंतु वास्तविकता में तो जो तुमने किया वो कोई राजा नहीं करता। वास्तविकता क्या है मुझे नहीं पता है। मैंने तो वही किया जो मुझे उचित लगा। क्या मेरा निर्णय गलत था? नहीं नहीं, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। धन्यवाद। परंतु आप कौन है? मैंने आपको आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं तक्षशिला का आचार्य हूँ, आचार्य चाणक्य। क्या तुम गुरुकुल जाते हो? नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, परंतु मेरे मातुल कहते हैं कि गुरुकुल हम जैसे निर्धनों के लिए नहीं होते, क्योंकि यदि मैं सारा समय गुरुकुल में रहूंगा तो भोजन की व्यवस्था कब करूंगा। हे ईश्वर, ये तेरी कैसी विडंबना है। इतना प्रतिभाशाली बालक और शिक्षा से इतना दूर। क्या हुआ आचार्य, आप अचानक चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो विचार कर रहा था कि तुम्हें गुरुकुल कैसे ले जाऊं ताकि तुम अपनी प्रतिभा को और निखार सको। क्या आप सत्य कह रहे हैं आचार्य? क्या मैं भी गुरुकुल जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जिस प्रकार भोजन प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, उसी प्रकार शिक्षा पाना भी उसका अधिकार है। और बहुत से राज्यों में ऐसे गुरुकुल हैं जो राज्य के अनुदान से चलते हैं, जिससे तुम्हारे जैसे निर्धन बालक भी शिक्षा प्राप्त कर सके। चंद्रा, ए चंद्रा, चंद्रा, कहाँ है तू? आचार्य, मुझे जाना होगा, माता पुकार रही है। परंतु बालक, अपना नाम तो बताते जाओ। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, कितना प्यारा बालक है। चाणक्य चंद्रगुप्त को जाता हुआ तब तक देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने भी उन पहेलियों के साथ जमीन से कुछ ऊपर पेड़ों पर बने अस्थायी घर में अपना बिस्तर बिछाया और विश्राम करने लगे। रात गहरा रही थी, पर चाणक्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार उस बालक के बारे में ही सोच रहे थे। साथ ही वो जल्द से जल्द मगध भी पहुंचना चाहते थे। और जल्द ही उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने पिछली कई रातों से ठीक से नींद नहीं ली है, और आज जब वो पहेलियों के साथ हैं तो वो बेफिक्र होकर सो सकते हैं। तो चाणक्य ने अपने आप को शांत किया और गहरी नींद में चले गए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अरे, ये सब लोग कहां चले गए? सवेरे जब चाणक्य की नींद खुली तो उनके आसपास कोई नहीं था। कबीले के सारे लोग भोर होते ही मोर पकड़ने के लिए निकल पड़े थे। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त! प्रतीत होता है वे लोग पक्षियों का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल गए। परंतु चूल्हा अभी भी सुलग रहा है और सारी वस्तुएं भी यही हैं। इसका तात्पर्य कि ये लोग लौटकर तो यहीं आएंगे, परंतु यदि मैं इनके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा तो मैं मगध समय से नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे अभी यहां से निकलना होगा। तो चाणक्य मगध की ओर चल पड़े। रास्ते में कई नदियां, जंगल, पर्वत और मैदानों को पार करते हुए चाणक्य पैदल ही मगध का सफर तय कर रहे थे।
उन्हें रास्ते में न कोई यात्री मिला और ना उन्होंने किसी की प्रतीक्षा करना उचित समझा। इस तरह कुछ दिनों की यात्रा के बाद अब वो मगध की सीमा तक पहुंच चुके थे और अब उन्हें रास्ते में व्यापारियों की गाड़ियां भी दिखने लगी थी और वो सीमा से सटे हुए गांव से होते हुए जल्द ही नगर की सीमा पर पहुंच चुके थे। ठहरो, अपनी अभिज्ञान मुद्रा दिखाओ। मेरे पास अभिज्ञान मुद्रा नहीं है। ओह, तो तुम इस नगर के नागरिक नहीं हो? हाँ, नहीं। तो तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक आचार्य हूं और मुझे महाराज धनानंद से भेंट करनी है। मुझे उनसे आवश्यक कार्य। देखिए, आप आचार्य हैं, इसलिए मेरी बात समझिए। राज्य में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश मना है और मैं वही कर रहा हूं जैसा मुझे आदेश है। ए, चल चल अंदर। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात तो सुनिए। अपराधी नहीं हूं मैं। चुप, जो कहना है सीमा प्रमुख के समक्ष कहना। चल। ये क्या हो रहा है वहां? ये अनाधिकृत रूप से हमारे वन में घूमता पाया गया था। ना ही इसके पास अभिज्ञान मुद्रा मिली, ना ये वन में घूमने का कारण बता पा रहा है। सुनिए, मुझे आपके सीमा प्रमुख से भेंट करनी है। कृपया मेरी भेंट कराइए। आचार्य, मुझे सीमा प्रमुख ने ही निर्देश दिए हैं कि कृपा करके मेरी भेंट करा दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, ठहरिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। वो शिकारी देखने में तो चंद्रगुप्त के कबीले का सरदार लग रहा है, परंतु वो यहां कैसे? और उस निर्धन व्यक्ति पर इतना अत्याचार। वैसे भी धनानंद से और क्या आशा की जा सकती है। जैसा हाल तब था वही अभी भी है मगध का। आचार्य, इस ओर आइए। हाँ, आता हूं। ये सीमा प्रमुख का कार्यालय है, वो भीतर ही है। धन्यवाद मित्र। आचार्य, तो अपना नाम और समस्या बताइए। चित्रसेन? अच्छा, तो अब तुम मेरा नाम भी भूल गए। अरे विष्णु, तुम बैठो ना, स्थान लो। मुझे क्षमा करना मित्र, परंतु इतने वर्षों पश्चात यहां कैसे? कहां थे अब तक? ये सब बातें होती रहेंगी चित्रसेन। मैं चाहता हूं कि अभी कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की जाए। हाँ हाँ, अवश्य, क्यों नहीं, बोलो। मैंने अभी सीमा द्वार पर एक व्यक्ति को देखा जिसे रक्षक मारते हुए ला रहे थे। मैं उसके संबंध में कुछ जानना चाहता हूं। कौन व्यक्ति? मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, और तुम उसके संबंध में क्या जानना चाहते हो? देखो चित्रसेन, मैं जानता हूं कि वो अपराधी नहीं है और रक्षक उसके साथ किसी अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा है? ठहरो, मैं अभी देखता हूं। और इसके साथ ही सीमा प्रमुख ने एक रक्षक को बुलाया और उस बहेलिये के संबंध में जानकारी ली, जिसके बाद रक्षक ने भी वही कहा जो चाणक्य ने बताया था और सीमा प्रमुख ने तुरंत उस व्यक्ति को अपने कार्यालय में बुलाया। क्या तुम्हें पता है कि मगध की सीमा में अनाधिकृत रूप से घूमना अपराध है? नहीं देव, मैं तो एक साधारण सा बहेलिया हूँ। वन में पक्षी पकड़ते पकड़ते मैं कब आपके राज्य की सीमा में घुस गया मुझे नहीं पता। और आचार्य भी तो इस बात के साक्षी है ना कि मैं अपराधी नहीं हूँ। हाँ, ये सत्य कहते हैं चित्रसेन। जब मैं वन में था तब इन्होंने ही मेरी सहायता की थी, रात्रि में आश्रय दिया। उचित है। तुम कहते हो तो विष्णु, मैं इन्हें जाने देता हूं, अन्यथा तुम तो महाराज धनानंद को जानते ही हो। सुनो, तुम जा सकते हो, पर स्मरण रहे दोबारा इस वन में भूल से भी मत आना। हाँ देव, मैं इस राज्य की सीमा से बहुत दूर चला जाऊंगा। जाओ, ये मुद्रा ले जाओ, इसे द्वारपाल को दिखाओगे तो वे तुम्हें जाने देंगे। धन्यवाद देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रसेन, मुझे कुछ क्षण दो, मैं अभी आया। हाँ, अवश्य। इसके बाद चाणक्य ने बाहर जाकर उस बहेली से बात की
और उससे कबीले के बाकी लोगों के बारे में जानकारी ली, जो कि अभी भी जंगल में ही थे। चाणक्य ने उसे बताया कि वो जल्द ही वापस आएगा और उसके कबीले से मिलेगा। ये मेरी आपसे विनती है, कृपया मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। क्यों नहीं आचार्य, आपने मेरे प्राण बचाए। मैं अपने कबीले के साथ आपको इस राज्य की सीमा से बाहर वन में मिलूंगा। आप वहां 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। यदि मैं उसके पश्चात भी नहीं आया तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अवश्य आचार्य, अब मैं चलता हूं। इसके बाद वो बहेलिया मुद्रा दिखाकर वहां से चला गया और चाणक्य भी वापस मुड़े और सीमा प्रमुख के कार्यालय में प्रवेश कर गए।